ओके। अच्छा, वो बीच में कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। एपिलेप्सी का मैं बता रही थी कि एपिलेप्सी और स्ट्रोक इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर स्ट्रोक नहीं आता है कभी आपको न्यूरोलॉजी में से, तो आपको एपिलेप्सी आ जाती है क्वेश्चन में 5 मार्क्स की। और पूरी मेडिसिन में अगर किसी ड्रग्स के या किसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स के नाम याद करने हैं तो दैट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के ड्रग्स के नाम आपको आने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन आपको ड्रग्स के नाम सबके आने चाहिए। हम लोग यहाँ पर थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीयर एंड एपिलेप्सी। तो सीयर एक सिंगल एपिसोड होता है, ठीक है, अब नॉर्मल या साइंस और सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी इन द ब्रेन की वजह से। और अगर यही एपिसोड बार बार होते हों, ठीक है, मतलब टेंडेंसी टू हैव अनप्रोवोक्ड सीयर्स। और एपिलेप्सी का मतलब है कि मोर देन 2 सीयर्स को हम एपिलेप्सी लेबल करते हैं। मतलब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक सिंगल एपिसोड अगर हो रहा है एबनॉर्मल एक्टिविटी का, साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसको एपिलेप्सी नहीं बल्कि सीयर लेबल करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये तो डिफरेंस हो गया एपिलेप्सी और सीयर के अंदर। और हम लोगों ने आगे क्लासिफिकेशन में ग्रैंड माल और पटी मॉल और ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ये पुराने नाम है ग्रैंड माल, जिसको हम जनरलाइज टोनिक क्लॉनिक सीयर्स भी कहते हैं, और पटी मॉल जिसको हम एब्सेंस सीयर्स कहते हैं। ये अब ओल्ड नेम है और अब यूज नहीं होते हैं, लेकिन आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी हमें नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन 2-3 बातें, जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। गाबा की जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे इम्पोर्टेंट है एपिलेप्सी करवाने में। बेसिकली होता क्या है कि देयर नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए ब्रेन की एक्टिविटी का, न्यूरोनल एक्टिविटी का, बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ बैलेंस में होने चाहिए, ठीक है। जब इनके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो एपिलेप्सी जो है ना वो होगी पेशेंट को, ठीक है। तो द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो, एक मिनट। तो गाबा की बात कर रहे थे कि जो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो क्या कह रहा होता है, अगर उसकी डिटेल में देखें तो वो एक्शन पोटेंशियल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ग्लूटामेट और अस्पार्टेट का इफेक्ट आता है। तो इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से एपिलेप्सी रिजल्ट होती है। ये पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत सिंपल सी है, इसकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे 1098 पे देयर इज अ टेबल, एक बॉक्स बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सीयर का, 25.28। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपकी पीड्स में भी हेल्प करेगा और यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन में इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं जनरलाइज सीयर्स में और फोकल सीयर्स में। जनरलाइज सीयर्स में 4 मेन टाइप्स आती हैं, ठीक है, बल्कि 3 मेन टाइप्स आती हैं। एक आती है टॉनिक क्लॉनिक जनरलाइज सीयर्स, एक आती है एब्सेंस सीयर्स, और एक आती है मायोक्लॉनिक सीयर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एटॉनिक हो जाती हैं, वो आगे मायोक्लॉनिक में उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। टॉनिक क्लॉनिक एब्सेंस और मायोक्लॉनिक, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब इनको हमने डिटेल में पढ़ना है कि टॉनिक क्लॉनिक में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है, और बिलीव मी इनके फीचर्स पता होंगे तो ही इनका डायग्नोसिस आएगा। हर एक के, कोई अगर किसी लोब को इन्वॉल्व कर रहा है तो आप लोगों से नहीं आइडेंटिफाई होता, हम लोगों से नहीं होता था आइडेंटिफाई बिल्कुल लास्ट में आके, क्योंकि हम लोग बुक रीडिंग नहीं करते थे, हम बुक से नहीं पढ़ते थे कि बुक में लाइन क्या लिखी हुई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉनिक क्लॉनिक को और एब्सेंस को और मायोक्लॉनिक को डिफरेंशिएट करना। फोकल सीयर्स के अंदर बस ये याद रखो कि एक कॉम्प्लेक्स होते हैं फोकल और एक सिंपल फोकल होते हैं, जिसे हम सिंपल पार्शियल या कॉम्प्लेक्स पार्शियल भी कहते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लो इसको।
बस, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये यूक्यू है कि 25.29 जो बॉक्स बना हुआ है ट्रिगर फैक्टर्स फॉर सीयर्स, यूक्यू ये आता है कि किन किन चीजों को अवॉइड करना होता है। ठीक है, ट्रिगर्स का तो हमें पता होगा तो हम बताएंगे ना कि किन किन चीजों को अवॉइड करना है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, स्लीप डिप्राइवेशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एपिलेप्सी। एंटी एपिलेप्टिक पे है कोई पेशेंट लेकिन उसने अपनी डोजेस मिस कर दी है, अल्कोहलिक है, ड्रग मिस यूज, ड्रग अब्यूजर है, फिजिकल मेंटल एग्जॉशन, और किसी को नॉइज से, किसी को लाइट से फोटोफोबिया फोनोफोबिया होता है, उसकी वजह से भी एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ। इंटरकरेंट इन्फेक्शंस और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस लाइक, आपको पता होगा पीड्स में मैम आपसे अक्सर ये पूछती हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आपको फिट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने ऑलमोस्ट हर न्यूरोट्रांसमीटर बता देना है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बताना होता? हाइपोकलीमिया। पोटाशियम नहीं बताना होता है, पोटाशियम की वजह से फिट्स नहीं पड़ते हैं। बाकी हर न्यूरोट्रांसमीटर की वजह की डिस्टरबेंस की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं सिवाय पोटाशियम, और ये वाइवा क्वेश्चन है, आपने कभी भी पोटाशियम नहीं बताना है उसके अंदर। बाकी आप हाइपोनेट्रीमिया बताओ, हाइपरनेट्रीमिया बताओ, हाइपोकैल्सीमिया बताओ, हाइपरकैल्सीमिया बताओ, हाइपोमैग्नीसीमिया बताओ, इन सब की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं। और लाउड नॉइजेस और म्यूजिक हमने ऑलरेडी फोटोफोबिया फोनोफोबिया की बात कर ली है। ये ट्रिगर फैक्टर्स हो गए एपिलेप्सी के। अब बेसिकली फोकल और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है क्या? इनके नाम से ही पता चल रहा है फोकल क्या है। फोकल ये है कि ब्रेन का जो पैरेन्काइमा, आपको पता है हमने कितने लोब्स में डिवाइड किया होता है? टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, और कुछ गायराए और कुछ स्पेसिफिक हाइपोथैलेमस का एरिया होता है, थैलेमस होता है। तो फोकल है कि किसी लोकलाइज्ड पार्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। देयर इज अ क्वेश्चन 1 मार्क का आता होता है कि कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी जनरेट हो सकती है। तो कोई इन्फेक्शन, कोई ब्रेन ट्यूमर, या ट्रॉमा रिलेटेड स्कारिंग। ये 3 से जो 4 चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन, ट्यूमर और ट्रॉमा रिलेटेड स्कारिंग। ट्रॉमा रिलेटेड स्कारिंग के साथ स्लैश में आप स्ट्रोक भी लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक में भी तो आपके पूरे ब्रेन की जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज, पूरे ब्रेन की नहीं, पार्ट ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, तो पार्ट ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो पूरे का पूरा एरिया पैरेन्काइमा डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, तो एपिलेप्सी हो सकती है पेशेंट को। तो ये क्वेश्चन आता होता है इन्फेक्शन का, ट्यूमर का और स्ट्रोक की, 3 कॉजेज पूछते हैं। और ये लोकलाइज डिस्टर्बेंस होती है और सिर्फ जिस पार्ट को इन्वॉल्व करेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑसिपिटल लोब को इन्वॉल्व किया तो विजुअल डिस्टरबेंसेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑसिप फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व किया तो पेशेंट हमारा मूवमेंट के साथ और जो प्लानिंग के साथ फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली पेशेंट एबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। और जो टेम्पोरल लोब है वो रिकग्निशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो फॉल्स रिकग्निशन और इस तरह के कुछ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। अच्छा, फिर ये तो फोकल हो गया। उसके बाद है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड की भी कॉजेज सेम है, लेकिन अब कॉजेज को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ट्यूमर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरे के पूरे ब्रेन पैरेन्काइमा को कवर कर रहा हो या कहीं से पूरे ब्रेन को कंप्रेस कर रहा हो। तो जनरलाइज्ड का मतलब है कि पूरी बॉडी के अंदर फिट्स आ रहे हैं, किसी एक लोकलाइज्ड पार्ट को इन्वॉल्व नहीं किया उसने। जनरलाइज्ड में ये आ जाता है। ये तो इन्होंने जनरल बात बताई हुई है फोकल और जनरलाइज एपिलेप्सी की। अच्छा, मुझसे ना स्टूडेंट ने कहा था एक कि हमें ये भी साथ साथ बता दिया करें कि किस टॉपिक की किस तरह हिस्ट्री लेनी है। तो ये बताना तो साथ साथ डिटेल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एपिलेप्सी पीड्स का भी एक लॉन्ग केस है और मेडिसिन का भी एक लॉन्ग केस है, तो आपको अगर तो पेशेंट फिट्स के साथ प्रेजेंट किया है ना, तो ये जो मैंने सीवियर टाइप एंड एपिलेप्सी टाइप क्लिनिकल फीचर्स में जो पहला पैराग्राफ है ना, ये है हिस्ट्री। बेसिकली पेशेंट को आपने सबसे पहले ये पूछना है कि बॉडी का एक पार्ट इन्वॉल्व था या सारी बॉडी ही इन्वॉल्व थी। इससे आपको पता चलेगा कि वो जनरलाइज्ड है या फोकल है। ठीक है, फिर आपने पूछना है कि कब से हो रही है पेशेंट को, किस उम्र से, मतलब किस एज से पेशेंट को ये स्टार्ट हुई हुई है, और दिन में कितनी दफा हो जाती है या हफ्ते में कितनी दफा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी पूछनी है उसकी। ड्यूरेशन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्यूरेशन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूडो एपिलेप्सी होती है और एक एपिलेप्सी होती है, ठीक है। कुछ एपिलेप्सी 30 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स के लिए चलती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, तो इससे भी डिफरेंशिएट करना है आपने। और टिपिकल फीचर्स क्या के पेशेंट वो आपने वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पूछना है कि यूरिन तो नहीं पेशेंट का निकला, या मतलब फीकल मैटर तो नहीं पेशेंट ने पास कर दिया, क्योंकि ये जब आप आगे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी ना कि टॉनिक क्लॉनिक क्या है, एब्सेंस क्या है, तो उसमें आपको पता चलेगा, उससे आपको आइडिया होगा कि ये वाकई टॉनिक क्लॉनिक की टाइप है या जनरलाइज्ड है या क्या है। तो इस तरह से आपने पूछना है, और इसी तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि फिर आपने रिस्क फैक्टर्स, आगे जब मैं आगे हम इसके बाद पूरे रिस्क फैक्टर्स डिटेल में पढ़ने लगे हैं, आपने एक एक रिस्क फैक्टर पूछना होता है अपनी हिस्ट्री में। अपनी हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को लंबा करने का तरीका या डिटेल्ड करने का तरीका या अपने डायग्नोसिस को नैरो डाउन करने का तरीका यही होता है कि आप सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स का पूछो। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पेज नंबर है 1099 है। दो डब्बे बने हुए हैं, 25.30 और 25.31। उन्होंने ना, आपने इसको एक ही में कर देना है, ठीक है। दोनों को एक ही करके याद कर लो। फोकल में थोड़ी जेनेटिक, ये जो फोकल स्ट्रक्चर लियंस है ना, ये थोड़ी डिटेल में बताई हुई है, इनको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। सबको एक ही कलेक्टिव कर लो दोनों बॉक्सेस को, और रिस्क फैक्टर्स याद कर लो। सबसे पहले तो अपने पेशेंट से इन्फेक्शन का पूछना होता है, ठीक है। और ये सारे इन्फेक्टिव लिखे हुए हैं, एब्सेस हो सकती है, एम्पाइमा हो सकता है, HIV हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, तो आपने रूल आउट करना है इन्फेक्शन। सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज इज स्ट्रोक, हेमरेज को, इन्फाक्शन को रूल आउट करना है कि पेशेंट को किसी बॉडी की वीकनेस तो नहीं है, ठीक है। और हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, इस तरह आप इसको रूल आउट कर सकते हो। फिर आपने कोई जेनेटिक कॉज पूछना है कि कोई मूजी बीमारी तो नहीं है पेशेंट को बचपन से, और क्या जब बच्चा पैदा हुआ था तब से ही बच्चे को झटके लगते हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेम उसी में आगे, हाँ, फिर है मेटाबॉलिक कॉजेज में आपने देखना है कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, आपने ये रूल आउट करनी है पेशेंट की। रीनल फेलियर, पेशेंट को कोई गुर्दे की बीमारी तो नहीं है या जिगर की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वो लीड करती हैं इनकेफ्लोपैथी को, और इनकेफ्लोपैथी से आगे ब्रेन का कोई लोकलाइज्ड पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है और पेशेंट फिट्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो आपने इस तरह अपनी हिस्ट्री को लंबा करना है और ये सारी चीजें पूछ के क्लियर करनी होती हैं पेशेंट से। लेकिन जो तीन चीजें हैं ना, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस आ जाता है, इनकेफ्लाइटिस आ जाता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे है स्ट्रोक। ये तीन चीजों के ही बेस पे आपको यूक्यू भी आएगा प्रॉफ के अंदर। अच्छा, अब है फोकल सीयर्स। पहली बात, फोकल सीयर्स को दो में डिवाइड करना है, कम्प्लेक्स पार्शियल और सिंपल पार्शियल, मतलब सिंपल फोकल और कम्प्लेक्स फोकल। सिंपल फोकल का मतलब ये है कि साइंस और सिम्टम्स आएंगे लेकिन पेशेंट की कॉन्शियसनेस जो है वो रिटेन्ड रहेगी, ठीक है, पेशेंट बेहोश नहीं होता है। और जो कम्प्लेक्स पार्शियल है उसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर हो जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है साइंस और सिम्टम्स के साथ, ठीक है। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म हम याद, आप लोगों को याद होगा, हमने फिजियोलॉजी में आई गेस सेकंड ईयर में ऑटोमेटिज्म पढ़ी थी, और पैथोलॉजी में भी पढ़ी थी। ऑटोमेटिज्म का मतलब होता है कि खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब स्टार्ट हो जाती है कंटिन्यूसली, या सिंक्रोनस या एक्सेसिव एक्टिविटी होती है ब्रेन के किसी पार्ट की, तो उसके साइंस और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं कि पेशेंट स्टॉप एंड स्टेयर ब्लैंकली, often blinking repetitively, making smacking movements of their lips, displaying other automatism such as picking at their clothes, या पेशेंट शाउट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अब जो अगली लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Seers arising from the interior parts of the frontal lobe may produce bizarre behavior patterns, including limb posturing, sleepwalking, और ill-directed motor activity with incoherent screaming. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुक रीड नहीं करते हैं, हम लोग बस कहते हैं अच्छा फोकल है, फोकल का हमने ऑलरेडी इतनी बातें पढ़ ली हैं, इम्पेयर हो जाती है कॉन्शियसनेस, एक में नहीं होती है और एक पार्ट को इन्वॉल्व करेगी, पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, वो इतना सिंपल नहीं आता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, और अगर किसी पार्ट जैसे फ्रंटल लोब को इन्वॉल्व कर लिया तो उसके क्या फीचर्स आएंगे, ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, तीन और टर्म्स हैं, एक होती है प्री इक्टल, एक होती है इक्टल, ICTAL इक्टल, और एक होती है पोस्ट इक्टल। ठीक है, इक्टल का मतलब होता है एपिलेप्सी के ड्यूरिंग जो फीचर्स आ रहे होते हैं। इक्टल फेज इज दैट, प्री इक्टल जिसमें ऑरा आता है, ठीक है, इक्टल वो जिसमें एपिलेप्सी खुद प्रेजेंट कर रही है, और पोस्ट इक्टल जब एपिलेप्सी खत्म हो गई उसके बाद क्या आ रहा है पेशेंट को, साइंस और सिम्टम्स। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। प्री इक्टल फेज यूजुअली कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में आपको मिल सकता है, मतलब ऑरा मिल सकता है आपको, पेशेंट को कोई नॉइज और पेशेंट को कोई लाइंस वगैरह आ सकती हैं, लेकिन इसका ये डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं है ऑरा, ठीक है, फोकल का। और पोस्ट इक्टल फेज में ना पेशेंट यूजुअली बिल्कुल स्लीपिंग फेज में चला जाता है, उसको कुछ नहीं याद होता उसके साथ क्या हुआ है, और 30 मिनट्स टू 1 आवर के बाद पेशेंट जो है ना वो दोबारा से रिवाइव होते हैं, इसे कहते हैं पोस्ट इक्टल फेज। और समटाइम्स एक वर्ड आपने सुना होगा, टॉर्ड्स पैरालिसिस। टॉर्ड्स पैरालिसिस का मतलब ये होता है एपिलेप्सी के बाद जो पोस्ट इक्टल फेज है, दैट इज टॉर्ड्स पैरालिसिस। बॉडी बिल्कुल स्लीपिंग फेज में चली जाती है, कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा होता, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी रिवाइव होना शुरू होती है। और इसको कुछ बुक्स में तो कहा हुआ है कि इवन फॉर डेज भी चलती है पोस्ट इक्टल फेज, लेकिन फोकल में नहीं। आगे बताती हूँ कहाँ पर ये तीनों फेजेस आपको क्लियरली मिलेंगे। ये हमने बात कर ली फोकल सीयर्स की, अब हमने बात करनी है जनरलाइज सीयर्स की। जनरलाइज सीयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टॉनिक क्लॉनिक सीयर्स। ठीक है, टॉनिक क्लॉनिक सीयर्स में सबसे पहले जनरलाइज का मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है, पेशेंट को ऑरा आता है। ठीक है, ऑरा की हमने जैसे माइग्रेन में भी बात की थी, वो लाइन जिगजैग हो सकती है, कोई नॉइज हो सकती है, और कोई लाइट हो सकती है। ऑरा आने के बाद पेशेंट को पहले टॉनिक फेज आता है। टॉनिक फेज का मतलब, टोन से मतलब टॉनिसिटी जब आ जाती है बॉडी में तो बॉडी रिजिड हो जाती है, तो बिल्कुल पहले तो बंदा अकड़ जाएगा, और ये फेज सेकंड्स के लिए चलता है। जब बंदा अकड़ जाता है, टॉनिक के बाद क्लॉनिक आता है, फिर झटके लगना शुरू होते हैं, ऑल्टरनेटिव रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी होती है, उसे कहते हैं क्लॉनिक फेज। टॉनिसिटी में बॉडी बिल्कुल रिजिड हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद पेशेंट को क्लॉनिक फेज आता है, जिसमें ऑल्टरनेटिव रिलैक्सेशन होती है और कंट्रैक्शन होती है बॉडी की, जिससे पेशेंट को प्रॉपर झटके लगते हैं पूरी बॉडी को, और ये पूरी बॉडी को लगते हैं, हाथों को, पैरों को, ट्रंक को, हेड को, ये पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। और इसके बाद पेशेंट बिल्कुल फ्लैसिड होके गिर जाता है, और उसको कुछ नहीं याद होता उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस दौरान जो है पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीयर का ना एक बहुत डायग्नोस्टिक पॉइंट है, पैथोग्नोमिक है टंग बाइटिंग। इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन हो रही होती है कि टंग बाइट और ब्लीडिंग टंग के साथ पेशेंट समटाइम्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करता है। ये सारे टॉनिक क्लॉनिक के हैं। ठीक है, अभी आप इसमें देखो, हमने इस तरह की कोई बात नहीं की जो हमने ऑटोमेटिज्म वाली बात फोकल सीजर्स में की थी। ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है इसको। फिर उसके बाद पेशेंट स्लीपिंग फेज में चला जाता है, टॉर्ड्स पैरालिसिस वाले फेज में चला जाता है, एंड दैट टॉर्ड्स पैरालिसिस मे लास्ट अप टू 72 आवर्स, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये हो गया जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब जनरलाइज्ड एब्सेंस सीजर्स क्या होते हैं? एब्सेंस सीजर्स बच्चों के अंदर होते हैं। ठीक है, और बच्चों का मतलब है कि 7-8 साल के बच्चों तक में होते हैं, इससे ज्यादा में बहुत रेयर है कि एब्सेंस ईयर्स मिले। और एब्सेंस ईयर्स में ये बस 10 से 30 सेकंड तक चलते हैं। ठीक है, और समटाइम सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलते हैं। और क्या होता है कि कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है, आप ब्लैंकली वॉल के ऊपर बच्चा स्टेयर करता रहता है, उस दौरान बच्चे को आप हिलाओगे भी तो उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आफ्टर 30 सेकंड्स वो बिल्कुल ठीक होता है, और वो उसको नहीं याद होता क्या
हुआ है। और इसके अंदर ये याद रखो ऑरा एब्सेंट होता है, इसके अंदर कोई प्री इक्टल या पोस्ट इक्टल फेज नहीं होता है एब्सेंस ईयर्स के अंदर। नो प्री इक्टल फेज एंड पोस्ट इक्टल फेज। अपनी परवेज अकबर में भी ये करेक्शन कर लेना, परवेज अकबर में इन्होंने ना ऑरा की बात की हुई है और वो गलत है, उसमें करेक्ट कर लेना परवेज अकबर में। और ये बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए चलता है और अ, बस ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है मायोक्लोनिक सीयर्स। मायोक्लोनिक का मतलब है ग्रुप ऑफ मसल्स की जर्की और मूवमेंट्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मसल की नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है? परवेज अकबर में ये करेक्ट कर लेना, उन्होंने एब्सेंस ईयर्स में ये लिखा हुआ है कि ऑरा होता है इसके अंदर। आई गेस अब नया एडिशन आया तो मोस्ट लाइकली उन्होंने शायद करेक्ट कर दिया हो, और वरना हमारे एडिशन में उन्होंने करेक्ट नहीं किया हुआ था, उन्होंने ऑरा की बात की हुई थी। इसमें ऑरा और पोस्ट इक्टल फेज एब्सेंट होता है एब्सेंस ईयर्स में। अच्छा, और मायोक्लोनिक सीयर्स में ये होता है, ये ब्रीफ जर्की मूवमेंट्स होती हैं इन ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑल्टरनेटिव रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन आ रही होती है, पहले कोई टॉनिक फेज नहीं आता। एटॉनिक सीयर्स का क्या मतलब है? पेशेंट फ्रीक्वेंट फॉल्स के साथ प्रेजेंट करेगा, उसकी बॉडी की सारी टोन ही खत्म हो जाती है, तो पेशेंट हैवी फॉल्स के साथ प्रेजेंट करता है। अचानक से उसकी मसल टोन जो है वो लॉस होती है और पेशेंट फॉल के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, और टॉनिक सीयर्स में बॉडी की बहुत ज्यादा टॉनिसिटी हो जाती है लेकिन कोई कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होती है। ये आगे से फर्दर इनकी सब टाइप्स इन्होंने बताई हुई हैं। ये यहाँ तक सिर्फ इंपॉर्टेंट था जहां तक मैंने आपको ए टॉनिक बताया। उसके बाद जो लिखी हुई है ना टॉनिक और क्लोनिक अलग अलग करके, वो ऑब्वियसली उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। अच्छा, एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स नहीं करने हैं, ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इसके नाम ज्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये जो इन्होंने पूरा 25.32 लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा बॉक्स बनाया हुआ है, ये नहीं याद करना है। ये तो थे अभी तक के क्लिनिकल फीचर्स कि क्या होगा तो एब्सेंस कहेंगे, क्या होगा तो हम फोकल कहेंगे, क्या होगा तो हम जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कहेंगे। अब बारी आती है इन्वेस्टिगेशंस की। अच्छा, यूजुअली वो कहते हैं कि जब सिंगल एपिसोड ऑफ सीयर हो ना, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करे आपके पास। अभी सीयर की बात नहीं की है, अभी सिर्फ उन्होंने ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है। तो आपने सबसे पहले पेशेंट की ईसीजी करा कर देखनी है। आप रूल आउट करना चाहोगे कोई कार्डियोवास्कुलर लीजन तो नहीं है सबसे पहले, आप इसलिए ईसीजी कराते हो। यहाँ पर आपने ये याद रखना है, दिस इज नॉट ईईजी, दिस इज ईसीजी। क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ब्रेन की एक्टिविटी को देखने के लिए तो हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कराना चाहिए, लेकिन ये ईसीजी की 12 लीड ईसीजी की बात करें अगर सिर्फ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया। उसके बाद इसकी जो आती हैं इन्वेस्टिगेशंस, उनमें तीन चार मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है। वन इज ईईजी, सेकंड इज सीटी स्कैन, थर्ड इज एमआरआई। ठीक है, ईईजी का फायदा तब होता है जब आप पेशेंट को एपिलेप्सी के दौरान ले आओ, जब उसको झटके लग रहे हैं आप उस पेशेंट को तब लेकर उसकी ईसीजी करो, तो ऑब्वियसली वो इक्टल फेज के अंदर आपको उसकी जो वेव्स एंड स्पाइक्स हैं उनमें अब नजर आएगी। ठीक है, तो ईजी का इसलिए इतना फायदा नहीं होता। लेकिन अगर इक्टल फेज में अगर मोस्टली पेशेंट्स एपिलेप्सी के बाद ही प्रेजेंट करते हैं आपके पास, उनको झटके लग चुके होते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई परमानेंट वहां पर लियन पड़ी हुई है तो मे बी वहां की ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो अब नॉर्मल मिले आपको। ईईजी का ये होगा। सिटी स्कैन आपको कोई ट्यूमर मैस, कोई एक्स्ट्रा क्रेनियल मैस है तो वो बता देगा। पेरेंट काइमा को देखने के लिए आपके एमआरआई है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को देखना है ब्रेन के तो आपकी एमआरआई जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एपिलेप्सी का। एमआरआई आपको लियन के बारे में बताएगा, एमआरआई आपको बताएगा कि फलां जगह का इन्फाक्ट हुआ है। ठीक है, और इन्फेक्शन के बारे में बता सकता है और इन्फ्लेमेशन के बारे में बता सकता है एरिया की। तो ये तीन चार बस इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद हम देखते हैं। और इन्होंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ, ये मेन थी तीन चार इन्वेस्टिगेशन। 25.34 पे उन्होंने वो 1101 पेज पे एक लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिलेप्सी। उन्होंने कहा है सबसे पहले ईईजी की बात की, स्टैंडर्ड ईईजी कराएं और स्लीप ईईजी कराएं
और फिर उन्होंने कहा है कॉज ऑफ एपिलेप्सी को देखने के लिए सीटी और एमआरआई कराएं। अब मैं हमने आप पढ़े थे ना कि मेटाबॉलिक कॉजेज भी हो सकती हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकती हैं, और जो ट्यूमर रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चरल लीजन को रूल आउट करने के लिए सीटी एमआरआई करा ली। मेटाबॉलिक को करने के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के लेवल्स कराएंगे। इन्फ्लेमेटरी, और अगर हम देख रहे हैं कोई इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें कराएंगे जिसमें फुल ब्लड काउंट आ जाता है। लंबर पंक्चर भी कराना पड़ सकता है आपको, सीएसएफ एग्जामिनेशन भी कराना पड़ सकता है। फिर उसको अच्छा, आर दे ट्रूली एपिलेप्टिक, तो एम्बुलेटरी ईजी कराएंगे ताकि 24 आवर के लिए उसकी ईजी, उसकी पूरी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चल सके। ये भी यूक्यू है 25.35, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ फॉर ब्रेन इमेजिंग इन एपिलेप्सी, कि इमेजिंग कब करानी है एपिलेप्सी में। अगर तो पेशेंट को फोकल सीजर्स आ रहे हैं तब, ईईजी के अंदर आपको फोकल सीजर्स मिल रहे हैं तब। अच्छा, जनरलाइज में से और फोकल में से जो पुअर प्रोग्नोसिस है ना, वो है फोकल का, वो इंडिकेट कर रहा है अंडरलाइन कोई ट्यूमर बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई पार्ट इन्वॉल्व हुआ हुआ है ब्रेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर है उसके बाद अब हम ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट में इस दफा का हमारा प्रॉफ का क्वेश्चन है ये 25.36, जो बॉक्स बना हुआ है। और मेरा ख्याल है आई गेस जब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, यही 2 नंबर का आया हुआ था। फोकल का पुअर प्रोग्नोसिस है, और वही इंडिकेशन है कि आपने पेशेंट का सीटी स्कैन भी कराना है। ईईजी पे भी अगर आपको फोकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की अब नॉर्मल मिल रही है, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आप पेशेंट का इमेजिंग कराओ ब्रेन की। सबसे पहले आपने पेशेंट को क्या करना है कि डेंजर से अवे मूव करना है पेशेंट को, फायर, वाटर, मशीनरी, फर्नीचर, ताकि पेशेंट को और झटकों की वजह से और नुकसान ना हो, क्योंकि दे यूजुअली मतलब उनको इंजरी हो जाती है झटकों के दौरान। उसके बाद पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में लेटाना है, दैट इज सेमी प्रोन पोजीशन में, ठीक है। रिकवरी पोजीशन इसकी होती है दैट इज सेमी प्रोन। और एयरवे को क्लियर करना है, लेकिन कुछ इंसर्ट नहीं करना है एयरवे के अंदर, क्योंकि टंग बाइटिंग होती है इसके अंदर, और फिर आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो आपने एयरवे को क्लियर रखना है, लेकिन इंसर्ट कुछ नहीं करना है मुंह के अंदर। और अगर जो है कन्वॉल्यंस 5 मिनट से ज्यादा देर तक कंटिन्यू रहे, तो आपने इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस के प्रोटोकॉल के ऊपर मैनेज करना है, ठीक है। वो हम देखते हैं, अगर एंड पर टाइम हुआ तो स्टेटस एपिलेप्टिकस देखेंगे, वरना मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। 3 काम आपने करने हैं, और पहले तो अवे फ्रॉम द डेंजर, और फिर सेमी प्रोन पोजीशन, एयरवे क्लियर, और अगर रिकवर नहीं हो रहा है पेशेंट, 5 मिनट से ज्यादा चल रहे हैं, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के प्रोटोकॉल पे उसको इमरजेंसी में जो है मैनेज करना है। लाइफस्टाइल एडवाइस क्या दोगे, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको। लाइफस्टाइल एडवाइस ये है कि अगर किसी पेशेंट को पता है कि वो एपिलेप्सी है, ठीक है, तो ये आपने मतलब उसको ज्यादा देर, अगर वो स्विमिंग करता है तो उसको ज्यादा देर अकेले वो स्विमिंग ना करे, ठीक है। और साइकिलिंग करता है तो अकेले वो साइकिलिंग ना करे। और अगर कोई एक्टिविटी है करता है तो वो अकेले ना जाए, और अपनी स्लीप साइकिल जो है वो मेंटेन रखे। अपनी अगर वो डोजेस ले रहा है, ड्रग्स लेता है, तो वो मेंटेन रखे। वो ड्राइविंग करता है पेशेंट, तो देयर इज अ स्पेशल रेगुलेशन फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स कि ये ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अकेले ड्राइव ना करे, इस तरह की ये लाइफस्टाइल एडवाइजेस हैं सारी। और मतलब जो शैलो बाथ्स हैं या पेशेंट शावर ले सकता है, लेकिन जो लॉन्ग बाथ्स हैं वो पेशेंट नहीं ले सकता, एपिलेप्सी का पेशेंट पेशेंट जो। अच्छा, यहाँ पर आगे जो है ना, अब जो बॉक्सेस हैं वो इनफ है। अब 25.40 में पूरी उन्होंने गाइडलाइंस बताई हुई हैं फॉर द चॉइस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये रिपीटेड यूक्यू है, आपको 5 से 6 दफा ये सवाल मिलेगा, बहुत दफा आया हुआ है। वो कहते हैं कि कोई भी एपिलेप्सी के टाइप बता देंगे, फिर कहेंगे फर्स्ट लाइन लिखें, सेकंड लाइन लिखें, और सेकंड और थर्ड लाइन लिखें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं आपको एमसीक्यू भी बताती हूँ साथ साथ। फोकल के अंदर फर्स्ट लाइन लेमोट्रिजीन है, ठीक है। और जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर सोडियम वेलपोरेट है। एब्सेंस के अंदर इथोसक्सीमाइड है।
और मायोक्लोनिक के अंदर सोडियम वेलप्रेट है। ठीक है, इथोसक्सीमाइड का रिपीटेड यूक्यू आता है, रिपीटेड एमसीक्यू आता है। इस दफा भी हमें प्रॉफ में एब्सेंस ईयर्स का आया हुआ था कि एब्सेंस ईयर्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इथोसक्सीमाइड है। और जो यूक्यू है वो ये आता है, फोकल का आता है ज्यादातर, फर्स्ट लाइन पूछ के फिर सेकंड लाइन सारी पूछी होती हैं। तो सेकंड लाइन में फोकल के अंदर कार्बामेजिपिन, लेविट्रिशियम, सोडियम वेलपोरेट, ये आपने नाम याद करने हैं और ये इंपॉर्टेंट है सबके, इनको आपने छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट सेकंड लाइन के तो सबके याद करो। थर्ड लाइन का मैं नहीं कहूंगी कि याद करो, लेकिन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपने लाजमी ड्रग्स याद करना है। फिर बस एक वाइवा में आपसे पूछा जाता है, ये आपका ऑस्पी स्टेशन बन सकता है, ऑब्जर्व स्टेशन या इंटरेक्टिव स्टेशन, कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर किसी को स्टार्ट करानी है तो किस तरह स्टार्ट करानी है। आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग से स्टार्ट करानी है, लो डोज पे स्टार्ट करानी है। अगर नहीं उससे भी इफेक्टिव हो रहा ट्रीटमेंट तो आपने इंक्रीज करना है डोज को। और एडहेरेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रीटमेंट को वो रेगुलरली लेता हो। अगर फर्स्ट ड्रग फेल हो जाए तो कोई सेकंड फर्स्ट लाइन ड्रग यूज करनी है। अभी हम सेकंड लाइन पे नहीं गए, अभी हमने सेकंड फर्स्ट लाइन ड्रग किए। अगर सेकंड ड्रग भी फेल हो जाए तो फिर हमने सेकंड लाइन ड्रग पे जाना है। ठीक है। और अगर एक कॉम्बिनेशन भी फेल हो जाए सेकंड लाइन ड्रग का फर्स्ट लाइन के साथ, तो फिर आपने जो है सेकंड लाइन ड्रग को कोई ऑल्टरनेट सेकंड लाइन ड्रग के साथ जो है ना रिप्लेस कर देना है। ये आपने ना याद करनी है सारी। और सर्जरी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये आप लोग छोड़ सकते हो। और यस, मॉनिटरिंग इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सारे ड्रग्स की, क्योंकि इन ड्रग्स जैसे कार्बामेजापिन है, कुछ इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ रिड्यूस कर रहे होते हैं ड्रग्स के लेवल को। कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, तो इसलिए इनके सीरम के लेवल्स, यूरिन के अंदर लेवल्स इनके, और इनके थेराप्यूटिक रेंज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद आई गेस यहाँ पे नहीं लिखे हुए, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी एंड रिप्रोडक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन ये नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये आप लोग इसको कट कर सकते हो। टेबल 25.3, एक मिनट, कौन सा टेबल है? ये याद रखो कि कौन से, आप लोगों को भी आई गेस ये पता होगा कि किस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। बताओ। 25.33 कौन सा टेबल है? नहीं, वो नहीं करना है, वो सिंड्रोम्स नहीं करना है। कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं? यस, ये एमसीक्यू है प्रॉफ का। गायनी में आता है बहुत ज्यादा सोडियम वेलपोरेट का एमसीक्यू, पीड्स में आता है सोडियम वेलपोरेट का एमसीक्यूज। और गम हाइपरप्लेजिया भी सोडियम वेलपोरेट की वजह से हो रहा होता है, ये याद रखना है आपने। गम हाइपरप्लेजिया भी इसकी वजह से हो रहा होता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी इसकी वजह से आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर एपिलेप्सी में से अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, मैं उतनी देर आपको शेयर करती हूँ जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। क्वेश्चन शेयर हो रहा है। A 63-year-old female is brought by her attendants with complaint of abnormal behavior, screaming, and abnormal limb movements occurring last night. There is no previous history of similar attack in the past. However, she is a smoker and has had an attack of right-sided weakness 1 month back, from which she is almost completely recovered. On her previous CT scan done at that time, there is a large hypodense area on left anterior cerebral artery distribution. What is the comprehensive diagnosis? पूरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे फिर इसका आंसर करो। यस, फोकल सीयर्स हैं बिल्कुल। सबको समझ आ गए इनके कि क्यों फोकल सीयर्स हैं, इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को जो फोकल सीयर्स के हैं, और इसकी इसके कॉज क्या है? आई गेस मारिया ने बताई भी है। हाँ, क्यों स्ट्रोक का कहाँ पर इसमें जिक्र हुआ है, और इसमें कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि ये फोकल सीयर्स हैं?
वीकनेस स्ट्रोक का बताती है, ठीक है। और ये जो सेरिब्रल आर्टरी पे एक हाइपोडेंस एरिया सीटी स्कैन पे मिल रहा है, ये भी आपको ये बता रहा है। यस, ऑटोमेटिज्म साइंस एंड सिम्टम्स है, जो कि अब नॉर्मल लिम्ब मूवमेंट्स आ रही हैं, उसकी स्क्रीमिंग बिहेवियर है उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा, अब ये बात जो है ना कि विल यू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस एपिसोड एंड व्हाई, ये बात हमारी बुक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये बात स्टेप अप में जरूर लिखी हुई है। वो ये बात है कि पहला एपिसोड हो ना सीयर का, तो आप कभी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट एपिलेप्सी का स्टार्ट नहीं कराते, ठीक है। लेकिन जब सीटी स्कैन डायग्नोस्टिक आ जाए ना पेशेंट का, मतलब सीटी स्कैन पे क्या है, आपको एक ऑलरेडी सीटी स्कैन पे अब नॉर्मल एरिया मिल रहा है, तो दैट इज एन इंडिकेशन टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो जब आपको सीटी स्कैन पे कुछ मिल जाए तो आपने एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देना है। यहाँ पर बच्चे इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि अब यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट एपिलेप्सी का लिखना है या स्ट्रोक का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट एपिलेप्सी का लिखना है। स्ट्रोक से शी इज कंप्लीटली रिकवर्ड, स्ट्रोक की जो उसको सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है या प्रिवेंटिव थेरेपी है वो चल रही होगी, ठीक है। अब व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग एंड व्हाट अदर ड्रग्स यू विल कंसीडर इफ हर सिम्टम्स आर नॉट कंट्रोल्ड, नेम एनी फाइव। तो आप लोग देख लो, उन्होंने सबके नाम पूछा मैं। आप लोग मुझे इसका फर्स्ट लाइन ड्रग बताओ कौन सा होगा। फोकल सीयर्स का। यस। अच्छा, जल्दी से बस एक और क्वेश्चन है। अच्छा, a 25-year-old lady with 1 year history of episodic unilateral throbbing headache associated with nausea, vomiting, and photophobia. There is family history of similar headaches. On examination, blood pressure normal, pulse normal, non-neurological physical sign, fundoscopy is normal. What is the most likely diagnosis? Is it migraine? यस एग्जैक्टली जवेरिया, बिल्कुल ठीक बताया मैंने। मुझे नहीं पता था कि वाकई हमें हेडेक के अंदर से कोई सवाल आया हुआ है, तो मैं आज क्वेश्चंस, ये माइग्रेन है, यस, इसमें कहीं एपिलेप्सी का कुछ नहीं हो रहा। ये मुझे नहीं पता था कि हेडेक में से भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हमें कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी मैं देख रही थी तो मुझे ये क्वेश्चन मिला, दिस इज माइग्रेन। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट यही फीचर्स पढ़े हैं, यूनिलेटरल थ्रॉबिंग, नोजिया वॉमिटिंग के साथ, फोटोफोबिया के साथ एसोसिएटेड है, फैमिली हिस्ट्री भी है उसकी, और यंग फीमेल है। यस। ओके, लास्ट वन, फिर इसके बाद खत्म करते हैं क्लास। Parents of 15-year-old girl brought her in emergency immediately after she had an episode of fall while she was dressing for school, and the mother observed the jerky movements of all her body along with passage of urine. This was her second episode. This whole episode lasted for 2 to 3 minutes, and the girl has no memory of the event. What would you call this episode?
ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था और मैं एक्सप्लेन कर रही थी आप लोगों को सारी चीजें। ये जनरलाइज्ड सीयर्स हैं, एब्सेंट सीयर नहीं है। जनरलाइज सीयर में ऐसा होता है कि पूरी बॉडी की जर्की मूवमेंट्स होती हैं विद पैसेज ऑफ यूरिन की हिस्ट्री, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की हिस्ट्री होती है। और जो एब्सेंस ईयर है, एब्सेंस ईयर के अंदर कुछ भी नहीं ऐसा होता, सिर्फ कंसंट्रेशन लॉस होती है, वो भी फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सेकेंड्स। और मैंने आपको कहा था कि 10 साल से ज्यादा बच्चों के अंदर एब्सेंस ईयर होना इज वेरी रेयर। यस, जनरलाइज में हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हमने फीचर्स देखने हैं ना ये। हाँ, यूएचएस के सिनेरियोज का ये थोड़ा बहुत इश्यू होता है कि आप अगर 3 फीचर्स एक के साथ मिल रहे हैं तो चौथा बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, फीचर उसका होता ही नहीं है। तो आपने जो फीचर्स जिसकी तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं ना, आपने उसकी। हाँ, ये भी है कि ऑरा मेंशन नहीं है, पोस्ट इक्टल फेज का भी उन्होंने बताया हुआ है कि उसको कोई मेमोरी नहीं है उस चीज की। लेकिन बाकी फीचर्स तो एब्सेंस ईयर के नहीं है ना। ये जो जर्की मूवमेंट्स उसकी पूरी बॉडी में उसको फील हो रही है, इट मींस जनरलाइज्ड है, ठीक है, विद पैसेज ऑफ यूरिन। एब्सेंस ईयर में कोई जर्की मूवमेंट्स की हिस्ट्री नहीं आती है। एब्सेंस ईयर में सिर्फ कंसंट्रेशन लॉस होती है, पेशेंट ब्लैंकली स्टेयर करता है, कुछ भी नहीं होता, और इसके अलावा कोई मूवमेंट का मसला नहीं होता उसके अंदर। हाँ, बस ये बात क्लियर कर लेना कि एब्सेंस ईयर्स में किसी मूवमेंट का कोई मसला नहीं होता है। ओके, यहाँ पर खत्म करते हैं, और ग्रुप में बस मैं क्वेश्चन भेज देती हूँ, उसके मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देना। और बाकी कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। अल्लाह हाफिज।